Welcome, dears, with our new topic, which is stress. Let's explore this topic. First of all, we have outline of these contents, which are definition, types of stress, stress in medicine and health psychology, coping with stress, and lastly, we have a recommendations and suggestions session. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रिलेट करेंगे जी अपने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के कोर्स के साथ कि किस तरह एक स्ट्रेसफुल वर्किंग कंडीशन के अंदर वर्कर्स के लिए लेबर के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पैदा हो जाती है कि वो अपनी वर्किंग भी खो देते हैं और वर्क एफिशिएंसी उनकी डेफिनेटली टेम्पर होती है और उसके साथ साथ उनके हेल्थ इश्यूज़ भी हैं वो भी प्रॉब्लम में चले जाते हैं और उनके लिए एक ऐसी फ्रस्ट्रेटेड सिचुएशन पैदा हो जाती है जिनकी बुनियाद पर वो ना सिर्फ इकनॉमिकली सफ़र करते हैं बल्कि साइकोलॉजिकली भी उनके लिए उस सिर्फ़ और सिर्फ ना सिर्फ इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम होता है जिस वो फैक्ट्री जिस कारखाना या जिस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता होते हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बल्कि बाद में भी उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन का उनकी साइकी पे इतना बुरा असर पड़ता है कि वो अपकमिंग भी अपने करियर के रिलेटेड जो टास्क आते हैं उनमें सफ़र करते हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के कोर्स के हवाले से इसको देखते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन है जी, स्ट्रेस इज सिंपली अ रिएक्शन टू अ स्टिमुलस दैट डिस्टर्ब्स आवर फिजिकल और मेंटल इक्विलिब्रियम। कोई भी ऐसा स्टिमुलाई है जिसकी बुनियाद पर हमारी जो डेली रूटीन वर्क है, जो हमारी एक स्टेट ऑफ माइंड है, वो टेम्पर होती है। और इसमें यहाँ हम ये भी जिक्र करते चलें कि इसमें लाजमी कोई ऐसी यूनिवर्सल जनाब स्ट्रेसर्स ही नहीं हो सकते जो किसी एक इंडिविजुअल की वर्किंग पर उसकी के माइंड सेट पर या स्टेट ऑफ माइंड पे बुरा असर पैदा करते हैं, बल्कि ये बाज़ दफ़ा यूनिक इन नेचर भी हो सकते हैं कि एक जो इंडिविजुअल के लिए बिल्कुल कॉमन चीज़ और कॉमन प्रैक्टिस हो और वो इस तरह की किसी सिचुएशन से को टैकल करना, जबकि कुछ दूसरे लोगों के लिए वो ही पर्टिकुलर स्ट्रेसर्स हैं जो वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल साबित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। इन अदर वर्ड्स इट्स एन परवेसिव पार्ट ऑफ लाइफ, नागुज़ीर है जी हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ सिचुएशंस जो स्ट्रेसफुल हैं। A stressful event can trigger the fight or flight response, causing hormones such as adrenaline and cortisol to surge through the body। इसमें अब बताया जा रहा है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स किस तरह है कि दो सिचुएशंस पॉसिबल हो सकती हैं जब हम किसी स्ट्रेसर या स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करते हैं। एक ये है कि उसको फेस किया जाए, यानी फ़ाइट खड़े होकर उसका सामना किया जाए और उसको रिज़ॉल्व करने का या उसको बाकायदा से डिफ़ीट करने का हमारे अंदर पैशन पैदा हो और हम उस ऐसा कर भी गुजरें या कम से कम एफ़र्ट करें। और अगर हम समझते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा डेडली है, ज़्यादा हार्मफुल है, तो फिर ये है कि उसको अवॉइड करने की वजह से उसको एस्केप कर लिया जाए वहाँ उस सिचुएशन से और वहाँ से निकला जाए। नेक्स्ट है जी, अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस नाउन एज एक्यूट स्ट्रेस कैन बी एक्साइटिंग, इट कीप्स अस एक्टिव एंड अलर्ट। तो ये बताया जा रहा है कि जो मुख्तसरन एक स्ट्रेस वक्ती तौर पर किसी सिचुएशन में आता है उसको एक्यूट स्ट्रेस का नाम दिया जाता है, जो परमानेंट नहीं होता और लॉन्ग टर्म नहीं होता। और बट लॉन्ग टर्म और क्रॉनिक स्ट्रेस कैन हैव detrimental effects on health. You may not be able to control the stressors in your world, but you can alter your reaction to them। तो जबकि क्रॉनिक स्ट्रेस जो कि लॉन्ग टर्म, जिस तरह आलमोस्ट आप कह सकते हैं कि वो 3 से 6 माह या इससे ज़्यादा अरसा रहने वाला जो स्ट्रेस है जो आपको बार बार आपकी लाइफ में आ रहा है, ये जैसे हम क्रॉनिक और एक्यूट डिजीज़ के हवाले से बात करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म और ज़्यादा देर रहने वाला जो बीमारियाँ हैं उनमें आता है। तो वो स्ट्रेस अलबत्ता आपका या वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन या वो कोई ऐसी पर्टिकुलर एक्शन जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है और वो यूं ही आप उसे को फेस करते हैं जैसे वो डिफरेंट फोबियाज़ की शक्ल इख्तियार कर गया होता है, तो वो आपके लिए अलबत्ता ज़्यादा चैलेंजिंग और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है जी। नेक्स्ट है जी, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है हमारे पास कुछ। एक्यूट स्ट्रेस है, एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस है एंड देन क्रॉनिक स्ट्रेस है लास्ट पे। तो वन बाय वन इन्हें एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रेस, इट्स योर बॉडीज़ इमीडिएट रिएक्शन टू अ न्यू चैलेंज।
कि जैसे हमने पहले अभी बात की है कि एक्यूट स्ट्रेस आमतौर पर टेम्परेरी रहने वाला, वक्ती तौर पर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जब हमें आती है तो वो हमारा ऐसा दबाव है जो हमें आके थोड़ी देर के लिए हमारी स्टेट ऑफ माइंड को तंग करता है, डिस्टर्ब करता है। फॉर एग्जांपल एन आर्गूमेंट विद अ फैमिली मेम्बर और कॉस्टली मिस्टेक एट वर्क, जैसे कि फैमिली में किसी से छोटा मोटा झगड़ा हो जाना या अपनी वर्क प्लेस पे जो हमारे हमसे कोई ऑपरेटर्स या कोई ऐसी डिवाइस का टूट जाना। Acute stress isn't always negative, it's also the experience you have when riding a roller coaster or having a person jump out at you in a haunted house। तो ये बताया जा रहा है कि इसको अगर हम रिलेट करें तो ये यूज स्ट्रेस के साथ है, इसकी जो रेलेवेंस है वो बन रही है कि कुछ ऐसे स्ट्रेस जो आप में एक्साइटमेंट और फ़न और कोई दिलचस्पी पैदा भी करते हैं और बाज़ दफ़ा आपको टूवर्ड सम पॉजिटिविटी जो है ना आपसे कोई वर्क एफिशिएंट एक्टिविटी करवाने में अपना किरदार अदा करते हैं। जैसे एग्ज़ाम से पहले एक स्ट्रेस हमें आ रहा होता है या कोई टास्क फुलफ़िल करने से पहले हम वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ रहे होते हैं कि जनाब ये पर्टिकुलर हमें काम करना है, तो वो जो स्ट्रेस फील हो रहा होता है वो हमारी इंक्लिनेशन बढ़ा रहा होता है उस टास्क को फुलफ़िल करने के लिए। Severe acute stress such as stress suffered as the victim of a crime of or life-threatening situation can lead to mental health problems such as disorder or acute stress disorder। तो बताया जा रहा है कि जो सीवियर यानी इसकी सिवेरिटी के लिहाज से, इसकी इंटेंसिटी के लिहाज से अगर ये बढ़ता जाए तो ये ही पर्टिकुलरली किसी क्राइम के जो शिकार होने वाले बंदे के लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है और ज़्यादा सीवियरेस्ट लेवल की जो मेंटल एंग्जाइटीज़ और डिसऑर्डर्स हैं उनकी तरफ भी उसको धकेल सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। व्हेन एक्यूट स्ट्रेस हैपन्स फ्रीक्वेंटली इट्स कॉल्ड एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। पीपल हु ऑलवेज सीम टू बी हैविंग अ क्राइसिस टेंड टू हैव एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। नाम से ज़ाहिर है जी जैसे ये किस्तवार और मरहलावार यानी बार बार आने वाला कोई ऐसा एक्यूट स्ट्रेस है जो अगेन एंड अगेन रूनुमा हो रहा हो तो वो उसको हम एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस का नाम देते हैं। दे आर ऑफन शॉर्ट टेम्पर्ड आल्सो पीपल हु टेंड टू सी द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग आल्सो टेंड टू हैव एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस। तो बता रहे हैं कि जी कंपैरेटिवली आम नॉर्मल अफराद के ये लोग शार्ट टेम्पर हो जाते हैं और ये ओवरऑल किसी भी एस्पेक्ट को लाइफ के किसी भी पहलू के नेगेटिव जो लेयर्स हैं, नेगेटिव उसके जनाब जो साइड्स हैं उनको देखने के ज़्यादातर आदी हो जाते हैं। नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स आर परसिस्टेंट इन पीपल विद episodic acute stress. It may be hard for people with this type of stress to change their lifestyle as they accept stress as a part of life। कहते हैं कि ये जो एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस के शिकार लोग होते हैं उनमें ज़ाहिर है उनकी हेल्थ पे ओवरऑल नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी आते हैं और इसके अलावा उनके लिए मुश्किल हो जाता है अपने लाइफस्टाइल को नॉर्मल रखना और वो कोई भी सिचुएशन है जिसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस आए या किसी लाइट से इंटेंसिटी के स्ट्रेसर से भी ज़्यादा सेंसिटाइज होते हुए ज़्यादा हसासियत के हामिल हो जाते हैं और जल्द है जो वो अपना टेम्पर भी खो देते हैं और अपने मिजाज पे उनका पूरी तरह कंट्रोल भी नहीं रह पाता। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्रॉनिक स्ट्रेस। इफ़ acute stress isn't resolved and begins to increase or last for long period of time, it becomes chronic stress. This stress is constant and doesn't go away. It can stem from such things। अब बताया जा रहा है जी जो लॉन्ग टर्म जिसे स्ट्रेस का भी हम नाम दे सकते हैं, कहते हैं कि अगर एक्यूट स्ट्रेस पर हम गौर ना करें और उसके तदारक के लिए और उसके रिज़ॉल्व करने के लिहाज से हम कोई प्रिकॉशनी मेजर्स या कुछ स्टेप्स नहीं ले रहे तो वो हमारे क्रॉनिक लॉन्ग टर्म स्ट्रेस का बाइस बन जाता है जो कि हमारी बाज़ दफ़ा थ्रू आउट द लाइफ कोर्स है जो उसका हिस्सा रह सकता है हमारी ज़िंदगी का। उसमें बताया जा रहा है जी वो कैसी कैसी चीज़ें हो सकती हैं जो ये इसमें स्ट्रेसर का काम जो अंजाम दे सकती हैं। उसमें गुर्बत के लिहाज से एक ऐसी जो अनहैप्पी मैरिज है जनाब वो उसका बाइस बन सकती है जब पार्टनर्स के आपस में रिलेशनशिप मुनासिब ना हो, कोई ऐसी जो डिससेटिस्फाइंग या जनाब इरिटेटिंग जॉब हो सकती है। और आगे ये भी बताया जा रहा है हमारा कि ओवरऑल जो इस क्रॉनिक स्ट्रेस का जो डायरेक्ट रीज़न बनते हैं जनाब नेक्स्ट जो वैसे तो साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो हम कहते हैं नफसियाती तौर पर हार्ट डिज़ीज़ का या कैंसर का स्पेशली है जो उससे वो लिंक नहीं बनता, लेकिन वो बॉडी को इस तरह वल्नरेबल और मिजरेबल बना देते हैं कि दूसरी जो बीमारियां हैं वो ईज़ी टू अटैक है जो बॉडी आपकी हो जाती है। और जब ऑलरेडी वो आप कह सकते हैं कि उसमें भी एक फ्रेजाइल होना या एक वीकनेस का सिलसिला पाया जाएगा
तो कोई भी दूसरी बीमारी है, यानी आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो ये एक्यूट क्रॉनिक स्ट्रेस है जो हमारे लिए क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम को जो डिस्ट्रॉय करने में अपना किरदार अदा करता है, जिसकी बुनियाद पर दूसरी बीमारियां हम पे हावी होना स्टार्ट हो जाती हैं जी। नेक्स्ट जी हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ स्ट्रेस? इंजीनियर्स टेंड टू स्टडी स्ट्रेस इन मशीन्स एंड स्ट्रक्चर्स वेयर इन साइकोलॉजी एंड मेडिसन इट्स रिलेटेड टू ह्यूमन्स। तो यहाँ बताया जा रहा है जैसे इंजीनियर्स हैं, मुख्तलिफ जनाब महारत वाले लोग हैं जो स्किलफुल वर्कर्स हैं, वो मशीन्स को ठीक करने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो इसी तरह साइकोलॉजिस्ट हैं जो जनाब वो ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन साइकी को रिपेयर करने में अपना किरदार अदा करते हैं। वी जनरली यूज़ द वर्ड स्ट्रेस व्हेन वी फील दैट एवरीथिंग सीम टू have become too much. We are overloaded and wonder whether we really can cope with the pressures placed upon us। के कहते हैं कि ये स्ट्रेस की वो सिचुएशन है कि जब हम नॉर्मल ज़िंदगी से हट के ओवरऑल कोई ऐसा बर्डन और ऐसी सिचुएशन महसूस करते हैं कि जिसे हम उठा नहीं पाते और हम समझते हैं कि हमें ये परेशान कर रहा है और ये सिचुएशन है जो हमारी डेली रूटीन को टेम्पर कर रही है। नेक्स्ट जी आगे इसके हम देखते हैं स्ट्रेस इन मेडिसन। स्ट्रेस इज़ अ फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल फैक्टर दैट कॉजेज़ बॉडीली और मेंटल टेंशन। अब बायोलॉजिकली थोड़ा सा हम इसको पढ़ रहे हैं कि जो मेडिसन के अंदर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि वो ये है कि जिस्मानी तौर पर या दिमागी तौर पर ऐसे इमोशनल फैक्टर हैं जो हमारी बॉडी को या हमारे जो ब्रेन है उसको इरिटेट करते हैं और उसको टेम्पर करते हैं। नेक्स्ट है जी स्ट्रेसेस कैन बी एक्सटर्नल फ्राम इन्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल और सोशल सिचुएशंस और इंटरनल इलनेस फ्राम अ मेडिकल प्रोसीजर। यहाँ बताया जा रहा है कि ये स्ट्रेसर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी हो सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा बंदा, कोई ओवरऑल ऐसी हैपनिंग हो सकती है, इंसिडेंट हो सकता है, और या इसके अलावा फिर इनको अगर मेडिकली भी देखा जाए तो कोई इलनेस, कोई इंटरनल डिसऑर्डर है जो हमारा, वो भी इसकी काज हो सकता है, या कोई ऐसी बीमारी हो सकती है कि जो हम पे खौफ तारी कर दे या जिसका बार बार आना हमारे लिए स्ट्रेसफुल हो। आगे बढ़ते हैं जी, हेल्थ साइकोलॉजी की डायमेंशन में मज़ीद इसको देखते हैं। investigates the psychological factors related to wellness and illness including the prevention, diagnosis and treatment of medical problems। तो हेल्थ साइकोलॉजी में बताया जा रहा है कि किस तरह पर्टिकुलर इसको जनाब पहले इसकी प्रिवेंशन के वाले से या फिर इसकी तशख़ीस के वाले से या इसके इलाज के लिहाज से ये स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं। द स्टडी ऑफ स्ट्रेस एंड कोपिंग is a central focus of health psychology. Pain is another important topic because it is a central feature of many illness and a मेजर स्ट्रेसर। के दर्द को भी इसमें बताया गया जी कि एक मेजर स्ट्रेसर के तौर पर काम कर सकता है। जैसे हमारे अक्सर स्पेशली हम अगर सीनियर सिटीज़न की बात करें तो उनमें कुछ जो आर्थराइटिस की वजह से या बैक एक की वजह से या हेड एक्स या मिग्रेन की अगर हम बात करें तो वो उनमें दर्द तो इट्सेल्फ ही है जो ज़ाहिर है वो प्रॉब्लमेटिक होता ही होता है और वो पेनफुल एस्पेक्ट अपने साथ रखता है। तो वो साइकोलॉजिकली भी उस बंदे को ओवरऑल उस पर्टिकुलर सिचुएशन में इतना तंगी और उसके लिए खौफ का बाइस बन जाता है कि वो उसकी ओवरऑल सोच पे और उसके जनाब सारे थिंकिंग प्रोसेस पे वो छाया रहता है। अ फील्ड ग्रू फ्राम इट साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी स्टडीज़ द रिलेशनशिप अमंग साइकोलॉजिकल एंड फैक्टर्स द इम्यून सिस्टम एंड द ब्रेन। देखते हैं जी अब हमारी ये इम्यून सिस्टम का और इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में ये जो पूरे का पूरा एक जो फील्ड है जो वो वज़ा की गई है इसको स्टडी करने के लिए। इम्यून सिस्टम द सिस्टम ऑफ सेल्स, केमिकल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी दैट रिस्पॉन्ड्स टू अटैक फ्राम डिजीज़, इंजरीज एंड इन्फेक्शंस। तो ये क़ुव्वत मुदाफ़त का ऐसा निज़ाम है जो कि ओवरऑल कोई भी जनाब जिस तरह हम वैक्सीन लगवाते हैं, अभी ये पेंडेमिक सिचुएशन में कोरोना के लिए वैक्सीन जो आ रही है तो वो ऐसे कमज़ोर जरासीम है जो वो जिस्म के अंदर दाखिल कर दिए जाते हैं जो कि पर्टिकुलरली अगर उसी डिज़ीज़ के रेलेवेंट स्ट्रॉन्ग अटैक जनाब उस डिज़ीज़ का हो तो उसके ख़िलाफ़ मुदाफ़त का निज़ाम वज़ा करते हैं और उसको डिफेंड करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, सेफ गार्ड करने में अपना किरदार अदा करते हैं। एन इम्यून सिस्टम सेल रीचेज आउट टू कैप्चर बैक्टीरिया शोन हेयर इन येलो। द बैक्टीरिया दैट हैव ऑलरेडी बीन पुल्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल विल बी engulfed or
डिवोर्ड। तो ये बताया जा रहा है कि ये जैसे तस्वीर में उन्होंने हमें बताया कि ये जो क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम या इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो बैक्टीरिया के अटैक के तौर पर जनाब किस तरह अपना जो काउंटर अटैक है वो लॉन्च करते हैं, और उस बुनियाद पर वो उस अटैक को नाकाम बनाते हुए जो अल्टीमेटली बॉडी को सिक्योर करने की अपनी पूरी एफर्ट लगा देते हैं। आगे जी, इम्यून सिस्टम में जैसे हमने साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी की पहले बात की है, इन्वेस्टिगेट्स द रिलेशन बिटवीन द साइको फिजियोलॉजिकल एंड इम्यूनो फिजियोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ लिविंग बीइंग, स्टडीज़ द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, इमोशंस, थाट्स एंड बिहेवियर ऑन द इम्यून सिस्टम। के ये बताया जा रहा है कि हमारे जो दफाई निज़ाम है, मुदाफ़ती निज़ाम है, उस पर स्ट्रेस के किस तरह जनाब नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं, और उन इम्पैक्ट्स को हमारे लिए डिजीज़ में कन्वर्ट होना या हमारी ओवरऑल जो रोज़मर्रा की रूटीन है उस पर किस तरह वो बुरी तरह से असरअंदाज होते हैं। मेडिसन वर्सेस साइकोलॉजी, द मेन डिफरेंस बिटवीन हेल्थ साइकोलॉजी एंड मेडिसन इज़ दैट हेल्थ साइकोलॉजी इज़ कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग हाउ साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड कल्चरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द साइकोलॉजिकल फिज़िकल हेल्थ एंड इलनेस। इसमें बताया जा रहा है कि जी बेसिक जो डिफरेंस है ये जो साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल और कल्चरल फैक्टर्स हैं वो कोशिश करती है हेल्थ साइकोलॉजी कि उनको लोकेट किया जाए कि वो किस तरह एक इंसान की बीमारी का बायस बन सकते हैं। वेयर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैन अफेक्ट हेल्थ डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल सर्टन बिहेवियर कैन ओवर टाइम हार्म लाइक स्मोकिंग, के जो मुख्तलिफ ऐसे फैक्टर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे कुछ एक्शंस या कुछ ऐसी हम कह सकते हैं कि जो बदपरेज़ी की फॉर्म में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो वो किस तरह हमारे ओवरऑल साइकोलॉजिकल जो एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ होता है एक नॉर्मल इंसान के, उसको टेम्पर करके उसके ब्रेन को भी जो अफेक्ट करने में अपना नेगेटिव किरदार अदा करती हैं। कोपिंग विद स्ट्रेस, जी अब हमारा सेकंड फेज़ आ गया जी कि किस तरह स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हुए हम इस स्ट्रेस को अपने से दूर भगा सकते हैं और इससे कम नुकसान उठा सकते हैं। कोपिंग स्ट्रेटजीज़ आर एक्शन दैट अ पर्सन कैन टेक टू मास्टर, टॉलरेट, रिड्यूस और मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, कि किस तरह उनसे निपटा जा सकता है जनाब। और ये जो तमाम स्ट्रेटजीज़ हैं ये 3 फेजेज़ पे फिज़िकल, कॉग्निटिव और सोशल स्ट्रेटजीज़ के लिहाज से हैं। वन बाई वन इन्हें देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फिज़िकल स्ट्रेटजीज़ में रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, जिस तरह योगा वगैरह यूज़ किया जाता है, मसाज की टेक्निक है जो ये बड़ी कॉमन है, या एक्सरसाइज मुख्तलिफ लोग ग्राउंड में अपना टाइम बिताते हुए या वर्कआउट करते हुए बड़ा इजीली इस स्ट्रेस को कम से कम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर पूरी तरह ये ख़त्म ना भी हो तो कम से कम इसको लीस्ट हद तक लेकर जाया जा सकता है, जिसमें इसकी इंटेंसिटी लेवल इतनी कम रह जाए जो ओवरऑल आपके लिए इरिटेटिंग ना हो। सेकंड है जी कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़, रीअप्रेजिंग द प्रॉब्लम और रीफ्रेमिंग। ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं कि आप उस पर्टिकुलर जो भी सिचुएशन जो के लिए आपके लिए स्ट्रेसफुल हो रही है, इसमें मैं आपको एग्जांपल एक्सरसाइज की इवन दूंगा कि एक्सरसाइज के दौरान उस एक्सरसाइज को उस जो स्टेमिना के रेलेवेंट या फिज़िकल एक्सर्शन या स्वेटिंग या वो पेन, उसको जितना हम ज़्यादा अपने ज़हन में हावी करते जाते हैं उसके पर उतना ही हमारे लिए वो स्टेमिना डाई डाउन होने का चांसेस बढ़ते जाते हैं, और उसके हमारे में जो स्वीट एस्पेक्ट मिलने होते हैं वो कम मिलते हैं। तो उसी चीज़ को अगर हम अपने फिज़िकल जो पॉइंट ऑफ व्यू को देखें और उसको साइकोलॉजिकल के साथ रिलेट करें, रीअप्रेज किस तरह कर सकते हैं कि हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट माइंड में सोचते हुए कि ये किस तरह हमें बेहतरीन अंदाज से जो हमारी लाइफ पे फ़र्क डालेगी, और हमें हमारी ना इवन नफसियाती तौर पर और हमें हमारे जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करेगी। और वो ही सेंस ऑफ हैप्पीनेस और प्लेयर और एक सेटिस्फेक्शन लेवल को हम यूं ही अपने आप अपने ऊपर तारी करते हैं और पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं उसको रीफ्रेम करते हुए, और उसके डिफरेंट अदर एस्पेक्ट दूसरे एंगल से देखना उसको स्टार्ट करते हैं, तो वो ही चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल और सपोर्टिव होनी स्टार्ट हो जाती है। उससे हमारा मोटिवेशनल लेवल बढ़ता है और उससे हमारी वर्किंग पे डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है जी। लर्निंग फ्राम द प्रॉब्लम, यानी ये जैसे हम मुख्तलिफ अपने इश्यूज़ से अपने प्रॉब्लम से एक सबक हासिल करते हुए सेकंड फेज़ में अगर हमें ज़िंदगी में कोई ऐसा जनाब स्टेज आए या वो सिचुएशन आए, तो फिर हम वो तमाम चीज़ें जो हमने सफरिंग नज़र आई हैं वो उससे हम कोशिश करते हैं कि वो जो हमारे फर्स्ट स्टेप पे ये प्रॉब्लम्स आए हैं तो उससे हम सबक हासिल करते हुए ये पर्टिकुलर अब चीज़ें दोबारा से
वो हम ना उनको अप्लाई करें और कम से कम नुकसान उठाते हुए इस सिचुएशन से निकल जाएं, यानी पिछले एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया जाए। मेकिंग सोशल कंपैरिजन, फिर जैसे हमें बताया जाता है कि अपने से जो निचले बंदे को जो सेहत के लिहाज से, इकनॉमिकली या किसी भी लिहाज से वो सफ़रिंग में बेचारा ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो उसको देखते हुए अपने अंदर कंटेंटमेंट का जज्बा है जो वो लेकर आना, और अपने आप को ज़्यादा कनात की तरफ लेकर आना, और एक वो शुक्र का जो एक फ़लसफ़ा है हमारे पास उसको लेकर आना कि वो सेटिस्फेक्शन की तरफ हमें ले जाता है। लास्ट हमारे पास जी सोशल स्ट्रेटजीज़ हैं, रिलाइंग ऑन फ्रेंड्स एंड फैमिली, दोस्तों से चीज़ें शेयर करना, उनके जो हमारे ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप हैं उन पर इत्तफाक़ करना, उनके साथ से आरा लेना, सजेशंस लेना, उनसे तजावीज़ लेते हुए लाइफ में आगे बढ़ना। फाइंडिंग अ सपोर्ट ग्रुप, वो कोई भी हो सकता है, बाज़ दफ़ा ज़्यादातर तो फ्रेंडशिप ग्रुप है जो आपका उसमें होता है, जो आजकल तो ऑनलाइन भी लोग मुख्तलिफ फ्रेंड जोन हैं जो उनको, या मुख्तलिफ फ़ैन क्लब्स हैं जो, या फ्रेंड क्लब्स हैं उनको ज्वाइन करते हैं जनाब ना। हेल्पिंग अदर्स, फिर इसमें इट्सेल्फ एक ऐसी चीज़ आप कह सकते हैं कि ऐसा विर्चू छुपा हुआ है कि जब आप दूसरे को हेल्प करते हैं तो ओवरऑल आप में नेचुरली जनाब एक सेटिस्फेक्शन का जज्बा रूनुमा होता है, और ओवरऑल फिर अगर इसको हम वो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लें तो ब्लेसिंग्स हैं जो हम पे हमारे ऊपर निछावर होती हैं, जो मुख्तलिफ डिवाइन फोर्सेस हैं उनकी तरफ से। How to deal with stress? Stress is a need in our lives. The major challenge is how to make the stress work for you instead of working against you. Working for you means it motivates you and not wears you down. द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर डीलिंग विद स्ट्रेस इज़ टू लर्न हाउ टू रिलैक्स। तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि अब अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, तो हमने स्टार्ट में ही बात कर ली कि ये इनएविटेबल हैं और हमारे लिए नागुज़ीर हैं, इन्होंने हमारी लाइफ में हमारा पीछा तो छोड़ना नहीं है। अब उनको हम किस तरह अपनी मोटिवेशन के लिए, जैसे हमने एक्सरसाइज में वो रीप्रेजल और रीफ्रेमिंग की बात की है, कि हमने इस तरह यूज़ करना है कि वो उन स्ट्रेसेस को जो वजूहत बन रही हैं उनके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स लिए जाएँ, और मुख्तलिफ जनाब हम मेजर्स लेते हुए उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें, और उनको अपनी लाइफ का हिस्सा इस तरह बनाएं कि वो हमारी लाइफ में हमें एक्सेल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और हमें मज़ीद शार्प करने के लिए अपना किरदार अदा करें, ना कि उनकी बुनियाद पर उनको इतना हावी कर लिया जाए कि वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हों। इसमें जी आगे बताया गया है रिलैक्सेशन की टेक्निक्स के लिहाज से, कि ये सोचा जाए कि हम ऑल अलोन नहीं हैं, सारे हमारे फ्रेंड फैमिली हमारे साथ है, और सबसे बढ़कर डिवाइन फोर्स है जो अल्लाह ताला की ज़ात है जनाब, वो हमारे साथ है, और वो हमारी अमी व नासर है जनाब ना। और फिर जो मुख्तलिफ प्रैक्टिस प्रेयर के हवाले से, जो दुआ के लिहाज से, या मुख्तलिफ रिचुअल्स हैं जो वो हमारे वो भी परफॉर्म किए जाएँ। लास्ट पे जी हमारे पास कुछ डूज़ एंड डाउट्स हैं, क्या करना चाहिए और क्या चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। कीप योर सेल्फ बिजी टू टेक यू माइंड ऑफ द इशू, अपने आप को बिज़ी ज़्यादा से ज़्यादा रखना। और फिर ये है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जैसे एक्सरसाइज वगैरह की हमने बात की है, वॉक की या दौड़ लगाने की जनाब, रनिंग की, जॉगिंग की, और इसी तरह तैराकी वगैरह, स्विमिंग। डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ, वाचिंग टीवी, रीडिंग बुक्स, ईटिंग, विजिटिंग फ्रेंड्स, ड्राइंग के, या आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हॉबीज़ में अपने आप को मशगूल रखते हुए इससे बच सकते हैं। शेयर योर स्ट्रेस टू क्लोज पर्सन, अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करना और उनसे आरा लेना। थिंक पॉजिटिवली, डोंट फॉरगेट दैट स्ट्रेस विल पास अवे एंड मेक यू स्ट्रांगर, कि ये सोचना कि ये सिचुएशन निकल जाएगी और ये मुझे मज़ीद स्ट्रांग और मुख्तलिफ असबाक है जो सिखा के जाएगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्लीप वेल, ईट वेल, अपने आप का, अपनी ज़ात का ख्याल रखना। बिल्ड योर सेल्फ अप टू एक्सपेक्ट द वर्स, अपने आप को किसी भी जो वर्स सिचुएशन के लिए या किसी चैलेंजिंग सिचुएशन के लिए मेंटली रेडी रखना। मेक टाइम फॉर फन एंड लाफ, कुछ ऐसा टाइम गपशप का निकालना जिसमें आप अपने फैमिली अजीज़ों कर या दोस्तों के साथ गपशप लगा सकें। यूज़ मोबाइल लेस, कम से कम गैजेट्स को यूज़ करना, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा इक्तफ़ा करना। लास्ट है जी हमारे पास डाउट्स हैं कुछ जी। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर एंड डोंट कंपेयर इट विद अनसक्सेसफुल पीपल, अपने आप को बेजा दूसरे लोगों के साथ जिनका ज़ाहिर है लाइफ कंडीशन, जिनका इन्वायरमेंट, जिनकी सराउंडिंग, जिनके ओवरऑल तमाम चीज़ें ही हमसे मुख्तलिफ हैं, वैसे ही उनसे कंपेयर करना अपनी ज़ात की तज़हीक है, और स्पेशली नाकाम लोगों के साथ। डोंट थिंक टू मच हाउ पीपल सी यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ यू सी योर सेल्फ, के ना सिर्फ लोगों का ही फीडबैक देखते रहना, फ़लाँ मेरे मतलब क्या सोचता है, फ़लाँ की क्या राय है, बल्कि ये सोचना कि मेरी अपने बारे में क्या राय है और मुझे किस तरह अपने आप को इम्प्रूव करना है। डोंट रिग्रेट रिलेशंस विद एनी बॉडी बिकॉज फेलियर गिव यू एक्सपीरियंस एंड विनर्स,
इंस्पायर यू, कि कभी भी जो है ना वो पछतावे की फीलिंग में नहीं जाना चाहिए, बल्कि ओवरऑल ये सोचना चाहिए कि किसी फेलियर ने मुझे एक सबक दिया है और एक ख़ास किस्म की चीज़ जो मैंने इसे सीखी है, और उसी पर्टिकुलर सिचुएशन से फ़ायदा उठाना, और जो अक्सर लोग कामयाब लोग हैं उनकी ज़िंदगी से मुतासर होना, यानी रश की फीलिंग लेकर आना और जेलसी को इज्तनाब करना। डोंट कंसंट्रेट ऑन द पास्ट और द फ्यूचर एंड एंजॉय योर प्रेजेंट। ये सबसे बड़ी एक कीमती तरीन जो सजेशंस में से एक चीज़ ये है कि आप अपने पास्ट को या प्रेजेंट को, सॉरी, पास्ट और फ्यूचर को ज़्यादा अगर आप फोकस करेंगे तो आप प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। यानी जो पास्ट में हो चुका है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जैसे हमने अभी पढ़ा है कि जनाब उसकी बुनियाद पर आप कम से कम एक उसे एक्सपीरियंस और एक सबक ज़रूर हासिल कर सकते हैं कि उस लेसन की बुनियाद पर आप नेक्स्ट ऐसी गलती ना करें। और बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होना, क्योंकि पूरी तरह ना हमारा फ्यूचर पे कंट्रोल होता है, और ना ही जिस तरह हम चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं उसी फ्रेम में और उसी पर्टिकुलर तरीक़ाकार में हमारे पास आती हैं। लिहाजा जो आलमस्त रहना और जो आपका प्रेजेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करना, और हाँ उसमें ऐसी ज़रूर मेजर्स लेना कि जो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, वो एक पॉसिबल एक्सटेंट तक, एक मॉडरेट पॉलिसी के लिहाज से, ना कि उसको अपनी साइकी के ऊपर निछावर कर लेना या उसका जो कवर ले आना उसको, कि जो आप पर्टिकुलरली नेक्स्ट जनाब ज़्यादा फ्यूचर सोचते सोचते वो या अपने प्रेजेंट की जो स्ट्रेटजी है या प्रेजेंट की जो आपकी मुख्तलिफ ब्लेसिंग्स हैं उनको एंजॉय ना कर पाएँ। थैंक यू सो मच जी, अपना ख्याल रखिएगा। आपकी सजेशंस और आपके कमेंट्स हैं जो वो कमेंट बॉक्स में मोर देन वेलकम। थैंक यू सो मच वंस अगेन।